नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमित शाह की रैली में आरक्षण का ऐलान नहीं होने से संजय निषाद नाराज, सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए केस दर्ज, ओमिक्रॉन से अब तक 113 लोग संक्रमित। अमेठी में आज राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन, प्रियंका के साथ करेंगे भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा। उत्तर कोरिया में 10 दिनों तक हंसने और खुशियां मनाने पर बैन, शराब पी तो होगी उम्र भर की सजा। आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की यूपी में नींव रखेंगे पीएम मोदी, शहीदों की भूमि से रुहेलखंड और अवध को साधेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लखनऊ के रमाबाई पार्क में आयोजित रैली में निषाद समाज के लिए आरक्षण की घोषणा होनी थी। इसी खास घोषणा को लेकर यहां हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग आए थे, लेकिन ऐसी कोई घोषणा न होने से निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद बेहद नाराज हैं। इनको लेकर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर वोट चाहिए तो निषाद समाज के लोगों का ख्याल रखना होगा। संजय निषाद ने कहा कि मेरे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके रैली में आए। मंच पर मैंने भी कहा था कि बीजेपी हमारे मुद्दों की वकालत करती आई है। बीजेपी आज मालिक है। अमित शाह जी को आज कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनाने पर हमारे मुद्दों का हल होगा, लेकिन कुछ मुद्दों को सरकार बनने से पहले हल होंगे तो विशेष फायदा निषादों को होगा। यह आरक्षण का मुद्दा है। संजय निषाद ने आगे कहा कि हमारा समाज अमित शाह और मुझसे खुश था। साल 2022 में बीजेपी को सरकार बनानी है तो निषादों के युवाओं का ख्याल रखना होगा। अमित शाह जब बोल रहे थे तो हमारे लोग हाथ हिला रहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, लेकिन हमने मना किया कि कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ रहने के से भी मना किया था। 160 सीटों पर निषाद जगे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रभाव 400 सीटों पर है। मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं तो निषादों का भी विशेष ख्याल इस पार्टी को रखना चाहिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। बड़ी बात यह है कि देश में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,145 नए केस सामने आए हैं। वहीं 289 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 113 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 84,565 है। वहीं अब महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,77,158 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 8,706 लोग रिकवर किए गए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,41,71,471 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 136 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 62,06,244 डोज दी गई थी, जिसके बाद वैक्सीन की 136 करोड़ 66,05,173 डोज दे जा चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 पहुंच गई है। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए यह दंपति कार से गाजियाबाद लौटा था। खांसी की शिकायत के बाद निजी लैब में जांच कराई गई तो कोरोना की पुष्टि हुई है और बाद में जीनोम स्कैनिंग में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि हुई है। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं। उनके संपर्क में आए 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके संक्रमण की रफ्तार डेल्टा की तुलना में कई गुना जो है ज्यादा है। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकारें भी अब कड़े फैसले ले रही हैं। लोकसभा चुनाव हारने के करीब 2.5 साल बाद आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने परिवार के गढ़ अमेठी में मौजूद होंगे, जहां वो बीजेपी सरकार पर हमला बोलने के लिए महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा नाम दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका अमेठी के जगदीशपुर से हारीमऊ तक करीब 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलेंगे। पदयात्रा के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। पदयात्रा समापन पर दोनों नेता एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा अमेठी दौरा है। इससे पहले राहुल चुनाव नतीजों के कुछ हफ्ते बाद ही
समीक्षा बैठक के लिए आए थे। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी 2004 में से 2019 तक लोकसभा में अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अमेठी में पदयात्रा के जरिए जहां एक तरफ राहुल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला करेंगे, वहीं इसके उनसे अपने पुराने गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। पिछले रविवार को कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली की थी, जिसमें राहुल और प्रियंका ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उत्तर कोरिया में लेदर जैकेट के बैन के बाद अब हंसी पर बैन लगाने का ऐलान किया गया है। दरअसल उत्तर कोरिया में पूरे 10 दिनों तक किसी का भी हंसना मना किया गया है। इस 10 दिनों के दौरान देश का कोई भी इंसान खुशियां नहीं मना सकता है। वहीं इस ऐलान के बाद पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में पुलिस बल भी तैनात किया गया है और उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि 11 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच सार्वजनिक जगहों पर लोग हंसते हुए ना दिखाई दें। अगर आप सोचेंगे कि ऐसी भी क्या वजह आ गई कि तानाशाह किम जोंग ने उनने और पूरे देश के लोगों के हंसने पर बैन लगा दिया, तो आपको बताते हैं कि दरअसल आज के दिन ही साल 2011 में उत्तर कोरिया के पूर्व सुप्रीम लीडर और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का निधन हुआ था। किम जोंग उन ने अपने पिता की 10वीं बरसी पर 10 दिन का शोक मनाने का ऐलान किया है, यानी कि उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर उत्तर कोरिया में शोक का माहौल रहेगा। नियम के अनुसार 10 दिनों तक पूरा देश किम जोंग इन के निधन का शोक मनाएगा। इस दौरान देश का कोई भी व्यक्ति खुशियां मनाते, हंसते हुए, पार्टी करते हुए या किसी तरह के सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय शोक के दौरान हंसता पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद उस पर बिना किसी केस के कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा इन 10 दिनों के बीच अगर किसी परिवार में देहांत हो जाता है तो परिवार के लोग तेज आवाज में रो भी नहीं सकते हैं। आदेश के अनुसार अगर किसी के रोने की आवाज पुलिस के कानों तक पहुंचती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं इन 10 दिनों में देशवासी किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रुहेलखंड के शाहजहांपुर को चुना है। इस स्थान के लिए भी खास सियासी मायने हैं। मोदी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए आर्थिक तरक्की की इबारत लिखते हुए शिलान्यास के मंच से रुहेलखंड और मध्य अवध की 50 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधेंगे। रुहेलखंड और अवध में भाजपा के किले को सुरक्षित करने का राजनीतिक दांव भी चलेंगे। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे। शिलान्यास समारोह में बरेली मंडल के चारों जिलों के लोग शिरकत करेंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर से सटे लखनऊ मंडल के लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर के लोग गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के गवाह बनेंगे। रुहेलखंड का बरेली मंडल और अवध भाजपा का मजबूत गढ़ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बरेली मंडल के बरेली, पीलीभीत और बदायूं और शाहजहांपुर की 25 में 23 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। शाहजहांपुर की जलालाबाद और बदायूं की सहसवान सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकी थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे के सहारे रुहेलखंड और अवध में वोट के बिखराव रोकने के लिए सियासी दांव चलेंगे। लखीमपुर के तिकोनिया कांड के बाद बड़ी किसानों की नाराजगी को भी दूर करेंगे। बीजेपी न सिर्फ रुहेलखंड और अवध में जीत के दोहराने की कोशिश कर रही है, बल्कि इससे भी आगे जाने की तैयारी कर रही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ओमिक्रॉन का संक्रमण 91 देशों में फैल चुका है, लेकिन जिस प्रकार से यूरोप में तेजी से यह फैल रहा है उससे भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि जिस तेजी से यह यूरोप में डेल्टा वेरिएंट पर हावी हो रहा है वह चिंताजनक है। यह महामारी के एक नए चरण को दिखा रहा है। दरअसल यूरोप के कई देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि में डेल्टा का कहर पहले से चल रहा था। अब ओमिक्रॉन के भी बढ़ने की आशंका पैदा हो रही है। यह पहले से ही हासिल इम्यूनिटी को बेअसर कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य ने स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन में तेजी से मामले बढ़े हैं। वहां कुल 80-90 हजार मामले सामने आए और यदि ब्रिटेन की आबादी को भारत की आबादी के नजरिए से देखें तो यह रोजाना 14 से 15 लाख नए संक्रमणों के बराबर जैसी स्थिति है, जबकि भारत में दूसरी लहर में रोजाना 4 लाख मामले सामने आ रहे थे। इसी प्रकार फ्रांस में 80% लोगों के टीके लग चुके हैं, लेकिन वहां मामलों में तेजी से ये बढ़ रहे हैं। भारतीय आबादी के अनुपात में वहां रोजाना 13 लाख के बराबर मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और ब्रिटिश सरकार के मुताबिक शुक्रवार को 93,045 नए मामले सामने आए। वहीं एक दिन में मरने वालों की संख्या 111 पहुंच गई है। एक दिन पहले यूके में 88,000 केस सामने आए थे। ताजा आंकड़ों की माने तो देश में अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या 1.1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 1,47,000 लोगों ने महामारी से जान गंवाई है। इसी प्रकार नॉर्वे में तेजी से बढ़े ये मामले भी बढ़े हैं और तथा नए संक्रमण 18% संक्रमण ओमिक्रॉन के पाए गए। पॉल ने कहा कि यूरोप में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है वह महामारी के नए चरण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक संक्रमण हल्के मिलने की सूचना है जिससे स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष संकट पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह स्थिति चिंताजनक है। आयकर विभाग की टीम ने शनिवार सुबह लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में सपा नेताओं के घर और कैंप कार्यालयों में छापेमारी की है। आगरा के मनोज यादव, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मऊ के राजीव राय सहित लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नेता शामिल हैं। लखनऊ में आयकर का छापा अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के आवास पर पड़ा। वहीं मऊ में सपा नेता राजीव राय के कैंपस कार्यालय पर छापेमारी की गई। छापेमारी की सूचना पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ने की आशंका के चलते भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के शहर कोतवाली के शहादतपुरा स्थित कैंप कार्यालय शनिवार सुबह इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान वाराणसी की इनकम टैक्स ने राजीव राय को उनके घर में नजरबंद कर दिया। इस पर सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राजीव राय के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। दरअसल राजीव राय पर सपा सरकार में पावर कॉर्पोरेशन के भूमिगत केबल बिछाने के काम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। विभागीय जांच में दोषी पाए गए थे। वहीं आगरा के पंजाबी कॉलोनी निवासी राजकीय ठेकेदार मनोज यादव के आवास पर शनिवार को तड़के आयकर विभाग ने छापा मारा। 12 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची आयकर विभाग की टीमों ने पूरे घर को अंदर से बंद कर लिया। घर के बाहर स्थानीय पुलिस का पहरा लगा दिया, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सुबह 6 बजे आयकर विभाग की टीम जो है घर के अंदर जांच कर रही थी। छापेमारी की वजह को लेकर कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। राजकीय ठेकेदार मनोज यादव ने सपा के बेहद करीबी हैं। बड़ी संख्या में लोग इस छापेमारी की जानकारी लेने के लिए उनके घर के पास जुटने लगे, लेकिन किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। लखनऊ में आयकर विभाग अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी की गई। घंटों घर को खंगाला गया, कई दस्तावेज भी खंगाले गए। इस दौरान सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई की निंदा की और इसको राजनीति करार दिया है। केंद्र सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 3 सेनाओं से योग्य अधिकारियों की सूची मांगी गई है। इसमें से कुछ अधिकारियों के नाम की सिफारिश जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपे जाने की संभावना है। पिछले दिनों हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत के निधन से सीडीएस का पद रिक्त हुआ है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि नए सीडीएस का चयन करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों की सदस्यता वाली एक समिति इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जल्द ही कुछ नामों की सूची रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इस पर अंतिम मोहर लगाएगी। समझा जाता है कि थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के संपूर्ण अनुभव पर विचार करते हुए इस पद पर नियुक्त करने का जो है प्रयास किया जा सकता है। वह अगले साल अप्रैल में सेना निवृत्ति होने वाले हैं। वह अभी वरिष्ठ 4 स्टार जनरल है। इनके अलावा
वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी इस दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 स्टार जनरल के योग्य अधिकारियों के नाम पर भी विचार किया जाने की संभावना है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी थल सेना से ही सीडीएस बनाया जाएगा या फिर वायुसेना या नौसेना को तरजीह दी जाएगी। यदि जनरल नरवणे सीडीएस नियुक्त किए जाते हैं तो सरकार को उनके उत्तराधिकारी पर भी विचार करना होगा। सूत्रों के अनुसार थल सेना के उत्तर प्रदेश प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी थल सेना प्रमुख पद के दौड़ में आगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती और लेफ्टिनेंट जनरल जोशी एक ही बैच के हैं और वे जनरल नरवणे के बाद वरिष्ठ कमांडर हैं। वे दोनों 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किए गए तंज पर अब दिग्विजय सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने आज पलटवार करते हुए कहा कि मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि अजमेर दरगाह शरीफ विस्फोट की एफआईआर में इंद्रेश कुमार का नाम दर्ज था। वह भाग्यशाली है कि मोदी सरकार सत्ता में आई, नहीं तो वह उस समय स्थान पर होते जहां अन्य आज दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आज वह आवाज है जो गांधीवादी नेहरूवादी विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। राजनीति के लिए धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले सभी लोग राहुल जी से ईर्ष्या करते हैं और उनसे डरते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कभी नहीं डरता और मजबूती से लड़ता रहता है। आपको बता दें कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि हिंदुत्व के बिना एक हिंदू का अस्तित्व नहीं हो सकता और हिंदुत्व के शब्दों के बीच अंतर करके राहुल गांधी शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर रहे हैं। उनके पास बहुत कम ज्ञान है और समझ भी बहुत कम है। इंद्रेश कुमार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन से समाज में संघर्ष पैदा होता है और इससे देश की एकता और अखंडता को भी खतरा उत्पन्न होता है। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक कुमार ने बात करते हुए बताया कि लव जिहाद को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाने की राज्य की योजना का भी समर्थन किया। कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य विधानमंडल के जारी शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण रोधी विधेयक पेश कर सकती है। प्रस्तावित कानून में दंडात्मक प्रावधान होने की उम्मीद है और यह इस बात पर भी जोर दे सकता है कि जो लोग कोई अन्य धर्म अपनाना चाहते हैं उन्हें 2 महीने पहले उपायुक्त के समक्ष आवेदन दायर करना होगा। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन का इच्छुक व्यक्ति अपने मूल धर्म और आरक्षण सहित इससे जुड़ी सुविधाओं या लाभों को खो सकता है। हालांकि उसे उस धर्म के लाभ प्राप्त होने की संभावना है जिसमें वह धर्मांतरित होता है। कर्नाटक सरकार के कदम के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस नेता ने कहा कि किसी को भी दूसरे धर्म में परिवर्तित करना अमानवीय है, असंवैधानिक है। यह धर्मों के बीच संघर्ष पैदा करता है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। कुमार ने कहा कि धर्मांतरण पाप है, अपराध है और ईश्वर के साथ बेईमानी है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो सरकार को एक अमानवीय पापपूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए कानून बनाना होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन की गतिविधियों पर अगले आदेशों तक रोक लगाई हुई है, लेकिन कई कंस्ट्रक्शन साइट और एजेंसियां इन नियमों की अनदेखी कर निर्माण कर रही हैं, जिस पर लगातार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ताजा मामला भारत सरकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी का सामने आया है, जिस पर नियमों की अनदेखी करने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नेताजी नगर में एनबीसीसी की साइट पर रात के अंधेरे में काम किया जा रहा था। साइट को भी सील करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीपीसी की टीम ने एनबीसीसी की साइट पर 3 दिसंबर को भी छापे मारे थे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन कार्यों पर बैन है। किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने 11 नाइट पेट्रोलिंग दस्ता का भी गठन किया है, जो रात्रि में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर नजर रखेगी। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा बाहर से आने वाले ट्रकों पर भी रोक अभी भी जारी है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नियम के उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली में आज यानी 18 दिसंबर से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुल गए हैं और इस दौरान दिल्ली के सादिक नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय के एक छात्र ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे उपस्थित नहीं रह पा रहे थे। नेटवर्क की समस्या लगातार रहती है। स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को 27 दिसंबर से बुलाया जाएगा। इस बात का फैसला शुक्रवार को वायु गुणवत्ता आयोग और एक्सपर्ट्स की बैठक में लिया गया। वहीं वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के साथ कॉलेजों व शैक्षणिक संस्थानों में तत्काल प्रभाव से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी। इसके साथ केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने कहा है कि 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 27 दिसंबर से प्रत्यक्ष रूप से कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। आयोग ने कहा है कि उन्हें स्कूलों और शैक्षणिक स्थानों को भी खोलने के बारे में बड़ी संख्या में ज्ञापन प्राप्त हुए थे। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद आयोग ने प्रतिबंधों में ढील देने के संबंध में विभिन्न संगठनों से मिले अनुरोधों पर गौर किया। और बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से मांग की गई कि 8वीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तत्काल खुले जाएं। वहीं प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 20 सितंबर और 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने दिल्ली में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की इजाजत दे दी है। देश में किसान आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पारी खेलने की चाल भी चली गई। आंदोलन की अगुवाई करने वाले सड़क पर 1 साल तक डटे रहने वाले किसान नेता अब राजनीति में नेतागिरी करेंगे। पंजाब चुनाव में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने आज चंडीगढ़ में अपनी संयुक्त संघर्ष पार्टी का ऐलान किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के नेता और 1 साल तक आंदोलन चलाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य हैं। चढ़ूनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। चढ़ूनी ने इसे मिशन पंजाब का नाम दिया है। इसी मिशन के तहत फतेहगढ़ साहिब में एक उम्मीदवार के नाम का भी उन्होंने ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी के चुनाव वाले फैसले से सहमत नहीं था। इसी को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच खींचतान भी चली थी, लेकिन चढ़ूनी अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि चढ़ूनी ने साफ किया कि वे खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि किसान को मैदान में उतारेंगे। इससे पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पत्नी बलविंदर कौर ने कुरुक्षेत्र से 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी की टिकट पर किस्मत आजमाई थी। हालांकि उस चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी और इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राजनीति से दूरी बना ली थी। चढ़ूनी के इन्हीं राजनीतिक अरमानों को लेकर बीजेपी ने किसान आंदोलन की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। लखीमपुरी हिंसा को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर संसद से सड़क तक हंगामा जारी है। अजय मिश्रा टेनी करीब 40 घंटों से कहीं नहीं दिखे। जो है असम के डिब्रूगढ़ में होने वाली सरकारी कार्यक्रम से भी उनका पत्ता काट दिया गया है। 2 दिन पहले वो गृह मंत्रालय में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी को आज असम के डिब्रूगढ़ में राज्यसभा सम्मान समारोह में शामिल होना था, लेकिन खबर ये आई कि वो डिब्रूगढ़ के इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। तो क्या ये इस बात के संकेत है कि टेनी पर जल्द ही एक्शन होने वाला है, या फिर ये किसी भी रणनीति का हिस्सा है? उम्मीद तो ये है कि शुक्रवार की सुबह यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ पीएम मोदी के चाय नाश्ते पर टेनी नजर आएंगे, क्योंकि पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन अजय मिस्टर टेनी वहां नहीं पहुंचे।
अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वो खुद नहीं आए या आमंत्रित सांसदों की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। बुधवार यानी 15 दिसंबर की शाम को करीब 7 बजे अजय मिश्र टेनी लखीमपुर से दिल्ली पहुंचे। वह एयरपोर्ट से बाहर तो निकले लेकिन अपने सरकारी आवास पर नहीं पहुंचे। गुरुवार सुबह करीब 10:20 पर वो गृह मंत्रालय पहुंचे थे। गृह मंत्रालय के पीछे वाले गेट से मंत्रालय में दाखिल हुए और सीधे अपने मंत्रालय स्थित दफ्तर में पहुंचे। आमतौर पर अजय मिश्रा टेनी नॉर्थ ब्लॉक में सामने आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन ये पहला मौका था जब वो छिपते छिपाते मीडिया से बचते हुए दिख रहे थे। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। सरकार अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। बिल पेश होने से पहले इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने इस मामले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि 18 साल में लड़की जब वोट दे सकती है तो वो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती। ओवैसी का कहना है कि आप सरकार मोहल्ले के चाचा या अंकल नहीं है कि आप फैसला करेंगे कि कौन कब शादी करेगा या क्या खाना है। ओवैसी ने कहा कि यह मोदी सरकार की जो मंशा है उसका एक ये जो जीता जागता उदाहरण है। 18 साल की उम्र में एक भारतीय नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव भी कर सकता है। तो मेरा विचार है कि लड़कों की शादी की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल और लिव इन का तो सरकार कानूनी अधिकार दे रही है, तो 18 साल की उम्र में शादी का क्यों नहीं। अमेरिका में ऐसे कई राज्य हैं जहां 14 साल में शादी की इजाजत है। ब्रिटेन और कनाडा में 16 साल की उम्र में शादी का अधिकार है। AIMI प्रमुख ने आगे कहा कि हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है, लेकिन इसको आप क्रिमिनल लॉ से खत्म करेंगे। संसद में जब बहस होगी तो हम इस पर बोलेंगे। ये कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है, इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। देश में जहरीली हवा के साथ ही अब लोगों को बढ़ती सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरे के साथ कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में इस ठंड की सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि पारे में अभी और गिरावट हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 दिसंबर से जम्मू कश्मीर का तापमान और गिरेगा। पारा गिरने से अचल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है। साथ ही शीतलहर चलने के पूरे आसार है। पहाड़ी राज्यों में शीतलहर का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि बर्फीली हवा के कारण आने वाले दिनों में पूरा उत्तर भारत गंभीर शीतलहर की चपेट में आ सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।